जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। और इस करंट अफेयर सेशन में मुख्य रूप से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उनके लिए कंटेंट बनाए जा रहे हैं। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन कौन से हैं? तो सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे, जो मुख्य रूप से जिन परीक्षाओं में करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चैनल में हैं तो साथियों आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसको अपने व्हाट्सएप में ज़रूर रखा करिए, ताकि जो है ये शेयर हो सके अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से शेयर होगा तो अच्छी तरह से लोगों के पास पहुँचेगा, और अच्छी तरह से लोगों के पास पहुँचेगा तो लोग सफल होंगे, और जैसे जैसे लोग सफल होंगे तो आप भी सफल होंगे, और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। तो आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं, वो है करंट अफेयर का आज का सत्र। लेकिन हर सुबह हम एक सकारात्मकता के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ अपना सत्र शुरुआत करते हैं। तो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं आदरणीय सम्माननीय गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ये कहते हैं कि यदि आप सभी त्रुटियों के लिए दरवाजा बंद करते हैं तो सच्चाई बंद हो जाएगी। दरअसल बात है साथियों, मैं आप लोगों के लिए ये जो पंक्ति है इसलिए रखा हूं कि आप इस बात को ज़रूर समझें। और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई के लिए रोज़ प्लानिंग करें। अगर पूछा जाए कि इशार सर रोज़ क्या दवा देते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि रोज़ रात क्या करना है, अपने को प्लान करना है। देखो अब इस पंक्ति को इससे जोड़ते हैं। मैंने आपको बताया है कि रोज़ रात अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मान के चलो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका आप सिलेबस देखेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग जीएस पोर्शन पढ़ा आपने एफटी पोर्शन रखा, आपने लैंग्वेज पोर्शन रखा। अब इसको आपने एक एक पॉइंट जो है तैयार किए कि दिन भर में मेरे को इसका 100% कवर करना है। और इत्तेफाकन आपसे मात्र 50%, कभी जो है 60%, कभी जो है 70%, जो भी आपसे अचीव हो रहा है ये आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्लान बनाने के लिए। देन उसके बाद इसका अगर आपसे 30% बच गया, या 40% बच गया, या 50% बच गया, तो इसको अपने को नेक्स्ट डे के लिए क्या करना है, अपने को इसको बना लेना है, मतलब उसमें ऐड कर देना है। और आप जब ये करेंगे तो आपसे साथियों ये होगी बहुत ज़्यादा। जब आप ये करेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, प्लान करेंगे मतलब, और साथ ही साथ आप टेस्ट देंगे, तो आपसे ये होना अनिवार्य है। ये जो है आपसे होगा ही होगा, प्लान करेंगे और टेस्ट देंगे। और आप जितना जो है प्लान करेंगे और असफल होंगे, उतनी प्लानिंग आपकी बेहतर होते जाएगी, और जितना आप टेस्ट देंगे और जितनी गलती करेंगे उतनी सारी चीज़ें आपको याद होते जाएगी। और हर एक सफल व्यक्ति की एक ही निशानी है कि वो त्रुटि करते रहता है और सीखते रहता है और अपनी सफलता को प्राप्त करते रहता है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, और आप इसको इस प्रकार से कंसिस्टेंसी बनाए रखें, रोज प्लान करें। मैं बताया कि इशार सर रोज दवा देते हैं क्या, तो रोज प्लानिंग की, ठीक है। चलो आइए, लास्ट में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर किसने दिया है, तो रागिनी द्विवेदी। वापस बहुत अच्छा बच्चे, बिल्कुल अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। कौन थे ये खिलाड़ी, तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर, क्या नाम है इनका, डेविड वार्नर। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरी तरह से संन्यास की घोषणा कर दी है। क्लियर है। अब देखो आज का जो मुख्य हमारा टॉपिक है वो है क्या है, तो आज का दिवस मतलब 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है, तो मुख्य रूप से मनाया जाता है कब, तो मुख्य रूप से नहीं, हर साल 3 जुलाई को ही मनाया जाता है, ठीक है। 3 जुलाई को साथियों प्लास्टिक मुक्त दिवस मनाया जाता है, मतलब प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। अगर हम बात करें प्लास्टिक से होने वाली जो समस्याएं हैं, जो पर्यावरण को ह्रास कर रही है, अगर मैं बात करूं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक 100 से 500 वर्ष में जो है क्या होता है, विघटित होता है। विघटित होने से तात्पर्य यह है कि वो उसका खात्मा होता है। लेकिन सोच लो अगर वो धरती में इसी प्रकार से बढ़ता जाए जिस प्रकार से हर 10 मिनट में लाखों प्लास्टिक बैग्स यूज़ किए जाते हैं, और हर
रोज लाखों समुद्री जीव सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की वजह से ही जो है उनकी मृत्यु हो रही है। अगर हम बात करें गौवंशी जीवों की, जैसे कि गाय हो गए, बैल हो गए, सांड हो गए और आपका बकरियां हो गई, बकरे हो गए, ये सभी जो है प्लास्टिक का सेवन कर लेते हैं और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो मेरे साथियों, प्लास्टिक को का उपयोग जो है उसका रोकथाम करना बहुत ही अनिवार्य है। क्षेत्रीय स्तर पर जो सूक्ष्म उद्योग, सूक्ष्म जो है आपका छोटे छोटे कारखानों में बनने वाले ठोंगों का उपयोग जो है करें, जिससे कि ठोंगा जानते हो ना जी, हम छत्तीसगढ़ ठोंगा बोलते हैं और दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं बताना तो ठीक है। तो ठोंगे का उपयोग करें, कागज के जो है आपका बैग्स का उपयोग करें, जिससे क्या हो वो इको फ्रेंडली। क्लियर है? तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी और वो क्या है, ये सब सारी चीज़ें है ना। क्या उद्देश्य है तो बताया, प्लास्टिक बैग का उपयोग को कम करना, जागरूकता करना, प्रदूषण को रोकना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। क्लियर है साथियों? भारत में नए आपराधिक कानून को भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ है? तो ये 2023 पूरे रूप से अगर कहा जाए कि पूर्ण रूप से जो है इसको भारतीय न्याय संहिता के रूप से जाना जाएगा और ये लागू हुआ है आपका 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को लागू हो गया है। और भारत में जितने भी कानून हैं उनके जो है नाम में, उनके जो है नंबर्स में परिवर्तन किया गया है और साथ ही साथ उनका जो ड्यूरेशन है, साथ ही साथ उनका जो मतलब आपका कॉस्टिंग है उसको भी बढ़ाया गया है। ड्यूरेशन इन द सेंस कि अगर किसी चीज़ में 5 साल की सज़ा है तो उसको 7 साल 10 साल कर दिया गया है। जुर्माने की राशि अगर 5 लाख रुपए है तो उसको 15 लाख 20 लाख रुपए कर दिया है। अब अपराधी लोग अपराध करके बताओ मतलब अपराधी जितने भी हैं वो पूर्ण रूप से इससे क्या हो जाएंगे, अपराध से बचेंगे और जो है क्या होगा, भारत एक जो है जैसे पहले था हमारा देश वैसा अब भी हो जाए, क्योंकि अपराध का दर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं जिसको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वो मिल जाएंगे और इन पीडीएफ फॉर्मेट को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। खास तौर से जो आपका वनडे एग्जाम जिसका ना हो, वनडे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ मेंस लिखते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस पुस्तक का विमोचन किया, जो किस लेखक द्वारा? तो इनका नाम है एस नागेश। एस नागेश ने पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के ऊपर बुक लिखी है। ठीक है, वेंकैया नायडू जी के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखा चुकी हैं। तो एस नागेश कुमार ने इस पुस्तक को लिखा है, जिसमें जो वेंकैया नायडू जी ने जो है आपका भारत के प्रति अपनी सेवा जो है मतलब समर्पण किया है, सेवा दी है, उन सब सारी चीज़ों के बारे में उल्लेख है इसमें। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है पुस्तक का? लाइफ इन सर्विस, सॉरी लाइफ सेवा में जीवन, लाइफ इन सर्विस, सही तो बोल रहा था भाई। ठीक है, तो एस नागेश हैं। साथ ही साथ महानता श्री एम वेंकैया नायडू की जीवन यात्रा संजय किशोर ने लिखा है। ये पुस्तक पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है ना। भारत का उत्सव, भारत 13वें उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, मिशन और संदेश सुब्बा राव ने लिखा है। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े। वेंकैया नायडू जी की बात करें तो भारत के 13वें उपराष्ट्रपति रहे हैं। जन्म स्थान इनका आंध्र प्रदेश, पद्म विभूषण मिला इनको 2024 में। ये रहे वेंकैया नायडू जी। अगला बात करते हैं कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री मांझी नहीं भाई है, माझी लड़की बहन, माझी मतलब कि हमारी, माझी मतलब मेरी, तो महाराष्ट्रियन भाषा में अगर बोला जाए, महाराष्ट्रियन में बोला जाता है। तो इस योजना को शुरू की है तो मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कौन से राज्य ने की है? तो आपका महाराष्ट्र राज्य ने इसकी शुरुआत की है। तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर? इसमें क्या करेंगे तो इसमें जो है आपके मुख्य रूप से देखा जाए तो 21 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 2024 से जो है आपका जुलाई 2024 से 1500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, लेख घर योजना भी महाराष्ट्र की है, जिसमें लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो शिक्षा से लेख हो जाते हैं, शिक्षा से जो वंचित रहते हैं। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 5 सदस्यों वाले परिवार को साल भर में 3 जो है सिलेंडर मतलब गैस सिलेंडर प्रोवाइड कराया जाता है, एलपीजी सिलेंडर। ठीक है, मुफ्त में दिया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस निकाय में 29वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? तो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट याद रख लो हमेशा। ये वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट से अगर प्रश्न पूछे तो याद रखना कौन करता है इसको हमेशा? आरबीआई। कहा गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1935 में अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और इसका जो है मुख्यालय पहले कहाँ था 1935 में? तो कलकत्ता में था। ठीक है, जिसको कोलकाता के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद अगर इसकी राष्ट्रीयकरण की बात की जाए, यहाँ लिख देता हूँ कि इसकी राष्ट्रीयकरण की बात की जाए कब हुआ इसका? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो 1937 में ही जो है इसका मुख्यालय कहाँ गया था?
तो मुंबई आ गया था, तो मुंबई क्या होगा, इसका मुख्यालय होगा। ठीक है, इतनी बात अपने को याद होना चाहिए। और जो है हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसके वर्तमान के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के बारे में इतना जाना हमने। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी 23वां अंक जारी किया। मतलब इसमें बताया गया है कि आरबीआई द्वारा जो है जितने भी बैंक ऋण प्राप्त करते हैं उनका पूर्ण रूप से आकलन करना, उनका स्टैटिस्टिक्स निकालना और उसमें जो है बढ़ोतरी और जो है कमी करना, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अगर हम एनपीए की बात करें तो एनपीए क्या है, जब कोई बैंक किसी को क्या देता है, ऋण देता है और ऋण जो है प्रॉपर टाइम में अगर हमको रिसीव नहीं होता है तो उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया जाता है। इसकी अवधि की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें 6 से 8 महीना दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यूरोपीय परिषद सबसे पहले जानना है, यूरोपीय कंट्रियों का जो है आपका क्या है, ये एक संगठन है जिसमें कुल कितने देश हैं, तो 27 देश हैं। इसके जो है आपके इनको बनाया गया है, क्या नाम है इनका, तो एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा ये जो है पुर्तगाल के क्या रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री रहे हैं। इनको जो है क्या बनाया गया है, इसका अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका मुख्य काम है यूरोपीय देश के सरकारों का प्रतिनिधित्व करती है और आर्थिक एवं राजनीतिक सहायता प्रदान करती है। मुख्यालय ब्रसेल्स में है। ये इस यूरोपीय संघ का पूरा तरीके से क्या है, मैप है। क्लियर। आगे बढ़े। भारत के कौन से ऑलराउंडर ने भारत के T20 विश्व कप के बाद जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो पहले तो पता था कि 2 लोग तो कर चुके हैं, कौन, हिटमैन रोहित शर्मा और किंग कोहली। अब जो है सर रविंद्र जडेजा, क्या नाम है इनका, सर रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर हैं। ये बहुत ही शानदार खिलाड़ी रहे हैं हमारे देश के। इन्होंने T20 जो है खेल से क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है सर रविंद्र जडेजा जी ने। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो जडेजा की बात करें तो उनका जो है स्टैटिस्टिक्स यहाँ दिखाई दे रहा है, आप आराम से पढ़िएगा इसको, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब मैं पीडीएफ आप लोगों को अपने टेलीग्राम में डालूं तो एक बार सरसरी नज़र देख लें। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने उन्नत डेटा एक्सेस के लिए कौन सा ई पोर्टल लॉन्च किया है। तो सांख्यिकी का है तो सीधा सीधा याद रखना है ई सांख्यिकी। इस पोर्टल में जाके देख सकते हो आप। ठीक है, भारत सरकार का ये प्रॉपर जो है मतलब क्या है, पोर्टल है जिसमें आप जाके क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो और स्टैटिस्टिक्स सारी चीज़ों का देख सकते हो। ठीक है, अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो है इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। और बाकी अगर हम बात करें कि डेटा कैटलॉग मॉड्यूल क्या होता है, तो पोर्टल डेटा कैटलॉग क्या होता है, जिसमें जो है बहुत सारे डेटाबेस होते हैं जिसका हम क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। उतना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के इसलिए रख देता हूं ताकि आप जब इसको प्रॉपर पढ़ें तो इसके बारे में क्या कर सकें, आप जानकारी प्राप्त कर सकें। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, लॉन्च और विजन क्या है, तो डॉक्टर अनवित पनगड़िया जो है सांख्यिकी दिवस पर लॉन्च किया गया है। ये ई सांख्यिकी पोर्टल निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग थीम था इसका, और मुख्य उद्देश्य कहा जाए जिसको मैं बताना चाह रहा था कि डेटा पहुंच सुधार और विभिन्न क्षेत्रों में डेटा संचालित करने का जो दृष्टिकोण है उसको बेहतर और अपडेट करना। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, अगला बात करें, सत्ता में आता हूं समझ में नहीं, इनको तो जानते ही होंगे। इन्होंने जो है एक जिले को क्या बनाया है, तो एक जिले को राजस्व जिला घोषित किया है। जानते तो होंगे भाई, नीतीश कुमार जी को। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने का जो है घोषणा की है। तो कौन सा जिला है भाई, तो बगहा जिला। ठीक है, बगहा जिला, जिसको लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में क्या बनाया गया था, तो पुलिस जिला घोषित किया गया था। अभी इस बगहा को क्या कर दिया गया है, तो कहा गया ये राजस्व जिला घोषित कर दिया गया है। ठीक है, बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, आज का हमारा प्रश्न यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने यशस्विनी पहल शुरू की है। मैंने लास्ट टाइम बताया था, आप लोगों को इसका आंसर देना है कि यशस्विनी पहल किसने की है।
क्लियर है साथियों? तो आप लोगों के लिए प्रश्न है, रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड आपका फर्टिलाइजर्स, भारतीय उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, पशुपालन ये तो नहीं होगा, ठीक है, तो मंत्रालय होगा इसका आंसर। ओहो हो, ये क्या हो गया, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है और आंसर जरूर दें, सेशन को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखी गई है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाए, अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम आईडी में नहीं जुड़े हैं तो उसमें भी जुड़े, क्योंकि उसमें भी डेली करंट अफेयर आपको अपडेट कराया जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।